हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। आज बात करने जा रहे हैं वेक्टर में, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें 2 और मोर वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे वो हम सब सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई एक वेक्टर है, उसको हम लोग 2 या मोर वेक्टर्स में ब्रेक करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। तो वो फिर कैसे ब्रेक होगा, उसके क्या प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी गिवन वेक्टर्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्रेक करा जाए, तो वो यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग इसका एप्लीकेशन डेली जो है अपने लाइफ में भी करते आए हैं। क्योंकि अगर आप चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है बहुत ही यूज़फुल है। कैसे? तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप जब चलते हैं तो अपने लेग से, अपने पैर से सरफेस को क्या करते हैं, पुश करते हैं पीछे की ओर। तो आप जो है एक फोर्स लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और वो फोर्स जो है डिवाइड हो जा रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, और वो आपको बैलेंस रखता है। बात करेंगे उस पर कि कैसे कैसे ये फोर्स डिवाइड होगा। पहले अभी हम लोग सीखते हैं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी गिवन वेक्टर्स को, किसी गिवन मान लिया फोर्स को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर्स है, वेट हम लोगों का वेक्टर है, इसे अगर हम लोग ब्रेक करें डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये प्रोसेस जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं किसी गिवन वेक्टर्स को, तो इससे आप बैलेंस रहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस रहेगा। ब्रिज पे अगर आप चल रहे हैं तो अगर बैलेंस फोर्स नहीं हो तो आप नहीं चल पाएंगे। अभी हमने कहा कि ऑन द अर्थ सरफेस पे अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर कंपोनेंट वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरह का फोर्सेस आप के ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से आप बैलेंस है। तो यहाँ पर पहले ये समझ लें कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होगा क्या, किसे कहते हैं, और यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिखा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एक वेक्टर्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं 2 या मोर वेक्टर्स में, और उसके डायरेक्शन डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो वेक्टर टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए लिखे हैं कि वेक्टर्स जो है ए है यहाँ पे, और ये वेक्टर्स ब्रेक कर रहा है। ठीक, किस में ब्रेक कर रहा है? तो ए एक्स में, ए वाई में और ए जेड में, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर ब्रेक हो रहा है किस में, ए एक्स में, ए वाई में, ए जेड में। तो ये वेक्टर जो ब्रोकन है, टूटा हुआ जो वेक्टर है, उसे हम लोग कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। और अगर ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख भी रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो कंपोनेंट वेक्टर्स किसे कह रहे हैं? जो स्प्लिटेड वेक्टर्स है, कोई गिवन वेक्टर से टूट करके जो वेक्टर्स बन रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसे हम कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। और कंपोनेंट वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसे ही हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो है वो कंपोनेंट वेक्टर्स है, किसका? वेक्टर ए का। ठीक, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में तीनों एक्सिस पे वेक्टर्स टूट रहा है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, जहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो है वो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। और कंपोनेंट वेक्टर्स को जो सम करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? वही वेक्टर्स मिलेगा जो टूट रहा है। तो यानी इन सब का जो वेक्टर सम करेंगे वो वेक्टर ए के इक्वल होगा। आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह से कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर इस ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर्स को हम अगर यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखें, पिछले क्लास में भी मैंने इस पे डिस्कस किया था, तो ए एक्स जो है
वो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर आई लग रहा है यहाँ पे, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे अलोंग द वाई एक्सिस पे है, इसलिए वेक्टर ए वाई जे और प्लस ए जेड के इज अ यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड along the z axis, so we represent a component vectors az along z axis, that is az k। उम्मीद है आप कंपोनेंट वेक्टर समझ गए, और कंपोनेंट वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वेक्टर सम के रूप में करना होगा। तो यहाँ जो वेक्टर सम है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले, उसी के रूल्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे, और एक तरीका है उसको फाइंड आउट करने का, वो भी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में तोड़ते हैं और उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में तोड़ते हैं। अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर का ये जस्ट क्या है, अपोजिट है। वहाँ टू वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे और टू या मोर वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी एक वेक्टर्स को टू या मोर वेक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं। अब क्यों ब्रेक कर रहे हैं, इससे मुझे फ़ायदा क्या है, तो आप देखते हैं कि हम अपना वेट जो है, अगर ब्रिज पे चलेंगे, बैलेंस अगर रहना है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में आपका वेट को क्या करना होगा, बांटना होगा। और जब आप बांटेंगे यानी आप उसको रिजॉल्व करेंगे और उसको तोड़ेंगे, तभी आप बैलेंस रह सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि चलने के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट वेक्टर्स चाहिए, यानी आप चल तो अकेले रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो है कम से कम 4 फोर्सेस या 5 फोर्सेस 3 फोर्सेस जो है वो भी आपके साथ चल रहा है, और वही आपको क्या कर रहा है, चलने में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। आप देखे होंगे, अगर बात करें साइकिल या बाइक चलाता है कोई, तो वो जब टर्निंग आता है, जब घूमने का आता है, सर्कुलर पाथ आता है, तो वहाँ पे जब वो घूमता है, ठीक है, टर्न लेता है, तो वहाँ अपने आप को क्या कर लेता है, लीन कर लेता है, झुका लेता है। क्यों झुकना पड़ता है वहाँ पर, इसीलिए क्योंकि आपको बैलेंस रहना है। अगर आप सीधा स्ट्रेट चलने की कोशिश करेंगे, साइकिल को बेंड नहीं करेंगे, तो फिर आप सीधा चले जाएंगे, वो मुड़ नहीं पाएगा। तो मुड़ने के लिए आपको लीन होना पड़ेगा, और इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो फोर्स को भी आप डिफरेंट डायरेक्शंस में, जहाँ पे फोर्सेस की ज़रूरत है, वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं झुकने से, और आप आसानी से सेफली जो है आप टर्न ले लेते हैं। यानी जब आप झुक रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्सेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, और आप आसानी से मूव कर जा रहे हैं उसके सर्कुलर पाथ पे। तो कंपोनेंट वेक्टर्स ही वो वेक्टर्स हैं जो एक वेक्टर से टूट करके मोर वेक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, और वो आपको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप ऐसे समझें कि एक ब्लॉक है या ट्रॉली है, इस ट्रॉली को अगर हम खींचते हैं तो फोर्स लगाते हैं। आजकल ट्रॉली बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यूज़ में आ रहा है। तो आप उसको जो है आप क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब आप खींचते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स आप लगा रहे हैं, लेकिन वो ट्रॉली ज़मीन पे, अर्थ के सरफेस पे मूव करता है। तो अर्थ के सरफेस से फोर्स उस ट्रॉली के ऊपर लग रहा है, ट्रॉली भी वो उस अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, और आप भी एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन चल रहा है वो ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये भी फोर्स उस ट्रॉली के ऊपर जो लग रहा है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ अलग अलग डायरेक्शंस में लगेगा, तभी वो आपका ट्रॉली ईजिली जो है आसानी से वो मूव कर पाएगा। और कह सकते हैं कि आप जो अगर उसे उठा करके सरफेस, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट से बाहर करके अगर उसको लाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑन द अर्थ सरफेस पे भी है ट्रॉली और आप उसे खींच रहे हैं तो आपको मिनिमम फोर्स वहाँ पर लग रहा है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो कंपोनेंट वेक्टर्स जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ अलग अलग डायरेक्शन में टूट रहा था, उसकी वजह से आपको वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो कम से कम हो जा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमम हो जा रहा है और आप उसे आसानी से खींच सकते हैं। ये भी चीज़ें आप मालूम है कि पुल करना पुश करने से ज़्यादा आसान है,
पुल इज़ ईजियर देन पुश, यानी आप आगे से खींचिएगा ये आपके लिए आसान होगा, लेकिन पीछे से पुश करके अगर ले जाते हैं तो उस पुल से ज़्यादा फोर्स आपको वहाँ पे लगाना होगा। क्यों लगाना हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी कंपोनेंट वेक्टर्स है, और वो कंपोनेंट वेक्टर्स जो है यहाँ पर जब आप पुल करेंगे तो वो ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर फोर्स जो है वो एक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पुश करना जो है वो टफ है। पुल करने में कंपोनेंट वेक्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से आप जो फोर्स लगा के खींच रहे हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है, कंपोनेंट वेक्टर्स जो है वो हम सबके लाइफ को आसान बनाता है। क्लियर है? तो आगे हम कुछ और एग्जांपल्स आपको बताएं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की, यहाँ पर जो एक्सेस दिखा रहे हैं वो तीनों एक्सेस है यहाँ पे, यानी 3 डायमेंशनल है, यानी कंपोनेंट वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में वो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ही डायमेंशंस को दिखाना हो, जैसे ये सपोज करो कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक वेक्टर ए, तो अगर ए जो है वो ब्रेक हो रहा है मान लिया ए एक्स में, और इधर जो ब्रेक हो रहा है वो ए वाई, यहाँ पे जेड एक्सिस यानी 3 डायमेंशन यहाँ नहीं है, ये 2 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर को ब्रेक कर रहे हैं किधर? एक्स एक्सिस की तरफ, जो कि बन रहा है ए एक्स, और ए वेक्टर को जो है इस वाई एक्सिस पे ब्रेक कर रहे हैं, जो कि ए वाई है। दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स और ए वाई जो कंपोनेंट वेक्टर्स है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और अब अगर हम चाहेंगे कि ए लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, अगर यूनिट वेक्टर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, अभी अभी बताए थे, ए जेड का स्क्वायर। ठीक, अगर चाहते हैं कि ए का डायरेक्शन पता करें तो यहाँ पे अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं, तो डायरेक्शन को हम लोग tan से यूज़ कर रहे हैं, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस के रूप में दिया हुआ है ए एक्स और ए वाई, तो ए वाई यहाँ पर है और ये यहाँ क्या है? ए एक्स है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स ए वाई बाई एक्स, यानी हम जो कंपोनेंट वेक्टर्स में ब्रेक किए थे उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करें, उसका सम फाइंड आउट करें जो ए के इक्वल है, तो वो यहाँ पर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़े थे कि 2 वेक्टर्स का सम कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर है कि जो 2 वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर कंपोनेंट वेक्टर्स कहला रहा है, और उसका जो एडिशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है हम इससे फाइंड आउट करेंगे, और जो डायरेक्शन है वो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई एक्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ए का डायरेक्शन जो है वो tan इनवर्स ए वाई बाई एक्स से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब 2 एक्सिस पर वेक्टर्स को अगर दिखाया जाए और एक्स वाई या वाई जेड प्लेन्स पे दिखाया जाए तो हम लोग इस तरह से उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि इफ़ वेक्टर ए जो है वो आपको इस तरह से वैल्यू दे देते हैं, तो 3i प्लस 4j, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j है, जो कि ये 3i कंपोनेंट वेक्टर है, 4j भी क्या है? कंपोनेंट वेक्टर्स है। तो इसके मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पहले भी इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। एक जो है वो मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, और आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो इस फिगर से आप देख रहे हैं, तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ए एक्स की जगह पे ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या था? ए वाई था, सॉरी, तो यहाँ पे ए जेड लिखा हुआ है, ए वाई कर दें, तो ए वाई यहाँ पर कितना है जी? 4 है, तो 4 का स्क्वायर सॉल्व करिएगा तो 5 यूनिट आएगा। यानी ए का जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों पार्ट में जो डिवाइड हो करके है 3 और 4, वो 5 यूनिट है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक फोर्स जो है वो 5 यूनिट का है, एक फोर्स जो है 5 न्यूटन का है, और ये किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है
ठीक है। आप ही मान लिया ब्रिज पे आप जा रहे हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स आप उस ब्रिज के सरफेस पे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपके फोर्स को, आपके वेट को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जो 5 न्यूटन लग रहा है वो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन में बढ़ जा रहा है। तो जहाँ पर एक साथ 5 न्यूटन लगेगा और एक अलग अलग डायरेक्शन में 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा और वो ब्रिज के लिए भी आसान होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स 5 न्यूटन लगने जा रहा था वो अलग अलग डायरेक्शन में कम हो गया है। तो कंपोनेंट वेक्टर जो है रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को घटा दे रहा है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसीलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक वेक्टर्स को, उसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंट वेक्टर्स में ब्रेक करके उसके मैग्नीट्यूड को घटा रहा है और उसके डायरेक्शंस को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अभी आप यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे 3 न्यूटन सपोज करें फोर्स है और ये 4 न्यूटन, ठीक। लेकिन अगर एक्चुअल में जो लग रहा था वो कितना लग रहा है, 5। तो एक साथ अगर 5 न्यूटन कहीं पे लगेगा तो वो आप समझ रहे हैं कि वो ब्रेक हो सकता है, वो जल्दी ख़राब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बड़ा फोर्स लगाएंगे तो दीवार गिर सकता है, और वही बड़े फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में बांट देंगे तो फिर वो गिरेगा नहीं। आप हावड़ा ब्रिज की बात करिए, वो कहा जा रहा था कि एक ही पिलर्स पे है, कोई पिलर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके वेट को अलग अलग स्ट्रिंग बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो जब वेट को एक पॉइंट पे जो लगने वाला होगा उसको अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में बांट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिज, उसका लाइफ बढ़ जाएगा नहीं। और आप देखते हैं कि आज की जो ब्रिज है वो उसी टाइप का बनता है, क्योंकि यहाँ जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, आज का जो टेक्निकल है वो इसी पे आधारित है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर डायरेक्शन देखते हैं तो अल्फ़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan इनवर्स ए वाई जो है आपका ये है, और यहाँ पर ए वाई जो है ये 4 है, तो 4/3, ठीक है। इसका डिग्री में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी एक वेक्टर को ब्रेक जो किया हुआ है, जिसे हम कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं, इस कंपोनेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, अगर उसके एडिशंस को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुआ आपका जो रिजल्टेंट है, जो एक फोर्स है जो टूट रहा है डिफरेंट कंपोनेंट वेक्टर्स में, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। लेकिन हम अगर फाइंड आउट करना चाहें कि ये वेक्टर दिया हुआ है, गिवन जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कैसे ब्रेक करेंगे और वो ब्रेक होकर क्या मैग्नीट्यूड में आएगा, अब हम लोग उसको सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कंपोनेंट वेक्टर जो है अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो उम्मीद है कंपोनेंट वेक्टर आप क्लियरली समझ रहे होंगे कहते किसको है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट वेक्टर लिखिएगा आप अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग बात करेंगे वाई एक्सिस के लिए भी। तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट वेक्टर है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिएगा। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें जो है परपेंडिकुलर थोड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक्स वाई परपेंडिकुलर होता है। और इस पर एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर टूट करके एक्स बना था और ये वेक्टर टूट करके वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई बना था, ठीक। और यहाँ पर जो एंगल है वो सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा है, यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट वेक्टर से अल्फ़ा है। और इस ए को अब हम चाह रहे हैं कि ए एक्स के रूप में लिखें। इसी ए एक्स को हम लोग कंपोनेंट वेक्टर कह रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने से फ़ायदा क्या है कि आपको ये पता कर चल जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है,
ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए ax किस रूप में, a के रूप में, तो कंपोनेंट वेक्टर हम लोग ax निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कंपोनेंट वेक्टर जो a का होगा अलोंग x एक्सिस वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ध्यान ये देना है कि इस वेक्टर को, जो कि एक वेक्टर है और यही टूट रहा है दो कंपोनेंट वेक्टर्स में, ax में और ay में, तो a को इस ax की तरफ लेकर आना है, यानी ax का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, गौर करिएगा, यहाँ पर o दे दिया, नेमिंग कर दीजिए a और b। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर देखिएगा तो आपका ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस को अगर यूज़ करेंगे तो कॉस का ये यहाँ पर आएगा, और कॉस अल्फ़ा है यहाँ पे, थीटा नहीं है, जनरली हम लोग थीटा यूज़ कर लेते, तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा यूज़ करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस, बेस जो आपको दिख रहा है वो है ओ बी बाई हाइपोटेनस जो है यहाँ ओ ए है, यानी हम कॉस अल्फ़ा को ओ बी वेक्टर और ओ ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से ओ बी जो आपको दिख रहा है वो ए एक्स है और ओ ए जो है आपका यहाँ पर वेक्टर ए है। क्लियर है, कॉस अल्फा। अब हम चाह रहे हैं कि हमें ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, क्या लिखिएगा, अल्फा। तो यहाँ पे ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा। हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा, ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग ए लिख रहे हैं, और साइन जो है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो यूज़ कर सकते हैं वो आई करेंगे, यानी आई जो है वो यूनिट वेक्टर है, और जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए आई कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, या पूरी तरह से अगर चाहते हैं तो ए कॉस अल्फ़ा इंटू आई। ये कंपोनेंट वेक्टर हुआ है एक्स, किस डायरेक्शन में, आई दिखा रहे हैं, तो आई किधर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एक्स को अलोंग एक्स एक्सिस। तो कंपोनेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस की तरफ वो एक्स बराबर ए कॉस अल्फ़ा इंटू आई। आई जो है यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसके डायरेक्शन जो है वो एक्स का ये बता रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हमने जो हेडिंग लिखा था वो है कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो यहाँ पर ये दिख जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसी तरह से कंपोनेंट वेक्टर जो है अलोंग वाई एक्सिस अगर लिया जाए, यहाँ पर चेंज करके सिर्फ वाई एक्सिस कर दिया जाए, और ये एक्स एक्सिस का था, इधर हम लोग वाई एक्सिस पे चलते हैं, तो ध्यान देना है कि वाई एक्सिस के लिए यही फिगर है, ठीक, और इसमें वेक्टर ए जो है वो ब्रेक हो रहा है एक्स, जिसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। दूसरा जो फाइंड आउट करना है आपको वो है ए वाई। तो ए वाई जो यहाँ पर देखिएगा तो वो क्या दिखेगा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी आपका क्या दिख रहा है, अल्फ़ा ही दिख रहा है, और अगर ये अल्फ़ा है तो इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस लग रहा था क्योंकि यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस था, यहाँ जो लगेगा वो साइन लग रहा है, क्यों, क्योंकि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ जो वेरी कर रहा है इस अल्फ़ा के हिसाब से वो ए वाई बाई ए है ना, ए वाई बाई ए है। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, अगर ओ ए बी लिखा है तो यहाँ पर अगर सी कर दिया जाए तो आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, ओ सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ओ ए। ये वेक्टर है इसलिए एरो साइन दे रहे हैं यहाँ पे, और ओ सी जो यहाँ पर दिख जाएगा वो आपका ए वाई है, और ओ ए वेक्टर ए है, और ये साइन अल्फ़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए साइन अल्फ़ा। अगर इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा इंटू जे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे था तो आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वाई एक्सिस पे रहेगा तो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे से रिप्रेजेंट होता है। तो हम ए वाई यानी कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा इंटू जे, ठीक। जे इज़ अ यूनिट वेक्टर विच इज़ डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो कंपोनेंट वेक्टर्स यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है, एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस का। इसका न्यूमेरिकल्स पे भी हम लोग आते हैं और उम्मीद है न्यूमेरिकल्स बनाने में आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। कौन सा, इससे आपको और आसान क्लियर हो जाता है। तो कंपोनेंट वेक्टर ax और ay निकल गया और वेक्टर जो टूट रहा था वो a ही टूट रहा था। किस में टूट रहा था? ax में और प्लस ay में। तो कभी अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो a का तो आप सिंपली क्या करिएगा, ax का स्क्वायर और प्लस ay का स्क्वायर। जब 2 एक्सिस पर ये ब्रेक हो रहा है, अगर 3 डायमेंशनल फिगर है और उसमें जो वेक्टर है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में 3 आपका रेक्टेंगुलर जो है कंपोनेंट वेक्टर्स में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर, यानी 2 डायमेंशनल अगर है यहाँ पे कंपोनेंट वेक्टर्स तो इससे सॉल्व होगा। 3 डायमेंशनल होगा, अगर सपोज कर लो कि फॉर 3 डायमेंशनल जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर है जो कि दैट इज आर एक्स ए वाई एंड ए जेड, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था। देन ए जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, चाहते हैं इस तरह से लिखना तो लिख सकते हैं, और ए जेड का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बता चुके हैं इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली उसका हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसके डायरेक्शंस को आप फाइंड आउट करना हो तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी जो है आपका ए वाई और बाई ए एक्स। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई एक्स। सब कंपोनेंट वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो इस तरह से फाइंड आउट होता है। आइए क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंपोनेंट वेक्टर्स एक बार फिर से यहाँ समझिए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एक वेक्टर को 2 या मोर वेक्टर्स में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। और जो टूट रहा है वेक्टर्स, जिसमें टूट रहा है एक्स ए वाई और ए जेड, जो हम लोगों ने अभी कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स कहलाएगा। और ये फ़ायदा आपको बहुत देने वाला है, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं तो आपको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक फोर्स नहीं जो आप लगा रहे हैं, बहुत सारी फोर्सेस की ज़रूरत है। तो वो यहाँ पर जो डिफरेंट आप जो एक फोर्स लगा रहे थे वो बढ़ जा रहा है डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। अगर आप पेंडुलम ले लीजिए घड़ी का, जो इस तरह से मूव करता रहता है, ये जाता है फिर वापस अपने आप आता है। ये आने का वजह है यहाँ पर भी फोर्सेस जो है, टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंपोनेंट वेक्टर्स वहाँ पर भी काम करेगा, जिसकी वजह से वो हमेशा मूव करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। तो आप उसके इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देने वाले थे, देखते हैं। ये फिगर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लिया जाए कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है इधर, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, तो ये 60 डिग्री। क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैन वॉक 10 मीटर, ठीक है, एट 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। फाइंड कंपोनेंट वेक्टर along x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। एक आदमी जो है 10 मीटर चल रहा है 60 डिग्री पे x एक्सिस से, तो उसका कंपोनेंट वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। आप इस फिगर को देखिए, और इस 10 मीटर जो x और y दोनों प्लेन में है, हमें चाहिए x एक्सिस पे इसे, और इस 10 मीटर को y एक्सिस पे ले जाना है। तो अभी हम आपको बताएं
कि 10 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे 10 मीटर ये 10 न्यूटन का फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। तो इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे बांटेंगे, यही तो प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं, जिसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कह रहे हैं। और अभी हम आपको बताएं कि इसको कैसे यहाँ पर ब्रेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जब लाएंगे आप, तो ये बेस और ये क्या हो रहा है, हाइपोटेनस, जिसका फार्मूला हमने लिखा था एक्स, यानी आप पहला वाला का देखिए आंसर, तो कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस जो था यहाँ पर एक्स, जिसे आप फाइंड आउट करने वाले, और वेक्टर ए कॉस क्या था, अल्फ़ा इंटू आई, यही ना था। तो ए की जगह पे आपका ये है 10 कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा 60 है, तो कॉस 60 कितना होगा, पूरा लिखते हैं पहले, कॉस 60 इंटू आई, ठीक। तो 10 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 5i मीटर, यानी आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस जो है बट रहा है एक्स एक्सिस पे, वो हो जा रहा है 5 मीटर। तो 10 मीटर से ये हाफ हो जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ जब हम इसे ब्रेक करते हैं। तो उसी तरह से कंपोनेंट वेक्टर जो है वाई एक्सिस पे अगर निकालते हैं तो फिर वो क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं और अब आप लिखेंगे दूसरा जो है वो है कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करें तो बताए थे कि ये वाई एक्सिस है और इस पे जो वेक्टर था वो ए वाई और इस पे जो वेक्टर था ए एक्स। तो ए एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, आप लोग फाइंड आउट कर लिए होंगे। ए वाई को जो फाइंड आउट करना है तो इसको आप पता है कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा इंटू जे। देखिए जब भी लेंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल है, तभी साइन और कॉस होगा। अगर ये फिर चेंज, अगर ये एंगल दिया रहता तो आपको इसको, जैसे मान लिया अगर ये 30 रहता तो यहाँ जो 60 है वो ऑटोमेटिक 60 होता। तो हम लोगों ने जो एंगल यूज़ किया था अल्फ़ा, वो एक्स एक्सिस से यूज़ किया है। इसीलिए यहाँ पर जब कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो ए कॉस अल्फ़ा आई होगा और कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो ए साइन अल्फ़ा इंटू जे होगा। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपका यही एंगल दिया रहता है, तो आप इसी को इजीली जो है आप सॉल्व करेंगे। अब देखो ए वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, ए का वैल्यू कितना है 10 मीटर, 10 साइन 60 और इंटू जे। तो 10 इंटू साइन 60 भाई आपका √3/2 हो जाता है और जे 5 √3 जे। तो हम लोग इतना मीटर कह सकते हैं। जे जो है वो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लिए है, तो 5√3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, ये भी आप कह सकते हैं। अब वाई जो है और एक्स जो है, यहाँ पर एक टर्म और आता है यूज़ में, तो वो है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कंपोनेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, तो वो वहाँ पर ए एक्स जो है वो ए कॉस अल्फ़ा है। लेकिन वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्स ए वाई है यहाँ पर कंपोनेंट वेक्टर्स, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो 5√3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस भी कह सकते हैं या वर्टिकल एक्सिस भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो है वो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो आप ये समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस वाला होगा और वर्टिकल एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस का होगा। और एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर कंपोनेंट वेक्टर एक्स एक्सिस का हम लोगों ने 5i मीटर लिखा है और कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो लिखा है वो 5√3 जे मीटर लिखा है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से जो है कंपोनेंट वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर आप सॉल्व करिए। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर जा रहा है। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाए, वो ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से है, यही 10 मीटर है,
ठीक, 60 डिग्री यही है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फाइंड कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट को, और ये जो जिस क्वाड्रेंट में है 10 मीटर, यही वेक्टर आपका ए है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जो साइन और कॉस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन और कॉस दोनों वहाँ पर पॉजिटिव था। लेकिन अगर क्वेश्चन चला जाए सेकेंड क्वाड्रेंट वाले में, तो फिर वहाँ साइन और कॉस का जो साइन होगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और या कॉस पॉजिटिव नेगेटिव है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये पता होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट वाले में आपका साइन पॉजिटिव और कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। फार्मूला वही लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस से ही 60 डिग्री दिया हुआ है और हमें ए एक्स निकालना है। तो अब देखिए ज़रा सा, ए एक्स पहला जो है आपका एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस अल्फ़ा इंटू आई। अब पुट करेंगे आप ए की जगह पर आपका 10 है, कॉस अल्फ़ा 60 है, कॉस 60 इंटू आई। आई जो है अगर ऐसे चाहेंगे आप, तो इधर जो था वो पॉजिटिव था, इधर जो है आपका वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो आपका यूनिट वेक्टर हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो 10 cos 60 का वैल्यू 1/2 और आई जो है वो यहाँ पर नेगेटिव में है। क्लियर है? आप इसमें यहीं पर शो करिए, इसके वैल्यू को आप 1 ले लीजिएगा। तो ये जो सॉल्व होकर के आ रहा है वो क्या आ रहा है बताइए, 5i। तो -5i जो है, उससे पहले वाले में जो है पॉजिटिव 5i आ रहा था और यहाँ पर जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है? तो साइन का इस्तेमाल, प्रयोग और जो यूज़ है वो ज़रूर करेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए कॉस को यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स को तो वो भी आपका एक्स डैश एक्सिस पे नेगेटिव होता है और हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हम एक्स एक्सिस से लेते तो यहाँ से ये 90 और यहाँ से ये 30, तो ये 120 होता है। तो हम लोग अगर इसको नेगेटिव नहीं लेते, ये अगर हम cos 120 करते तो भी आंसर वही मिलता है। तो आप चाहे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर ए जो है वो 120 डिग्री पर है तो भी आंसर आपका ये आएगा, और आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट वेक्टर को यूज़ करके सोच रहे हैं, तो भी आंसर यहाँ पर वही आएगा। ठीक है? अब दूसरा जो आपका है कंपोनेंट वेक्टर वाई एक्सिस पे, तो ए वाई, ए साइन अल्फ़ा इंटू जे, ए 10 है, साइन 60 और इंटू जे। अब जे जो है वो आपका देखिए तो यहाँ पर इस वाले एक्सिस तो पॉजिटिव है। आपको पता है कि जे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इधर नहीं है बल्कि ये इधर ही है, इसलिए ये पॉजिटिव है। दूसरा तरीका क्या था कि अगर साइन इधर से 120 लेते तो वो भी यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव आता। cos 120 नेगेटिव हाफ होता है, साइन जो है आप 120 लेंगे तो वो वहाँ पे पॉजिटिव √3/2, जो कि साइन 60 के क्या है, इक्वल है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 10 साइन 60 √3/2 इंटू जे, तो 5√3 जे मीटर। जे इज़ अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वाई अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है? और स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं क्वेश्चंस बनाना तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे है, आप प्रैक्टिस करिएगा। लंबा चला जा रहा है ये लेक्चर्स, और इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्वेश्चंस जो है अलग अलग हैं, कुछ क्वेश्चंस हम दे कर जा रहे हैं। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स पे डालिएगा। आपको लेक्चर्स उम्मीद है फिज़िक्स समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब को। और मेरा एक ऐप्स है एम्बिशन क्लासेस,
पटना बिहार, आप उसे डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से और आप उसे जो है उसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, PDF के रूप में, आप लेक्चर्स हैं जो अभी हम लोग ले रहे हैं, तो आप उसे भी देखिए। तो जो ऐप्स है एम्बिशन क्लासेस के नाम पे, उसे आप पूरी तरह से यहाँ पे क्लैरिफाई करिएगा कि आप जब डाउनलोड करने जाएं तो प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे एम्बिशन क्लासेस पटना बिहार, ठीक, तो एक लोगो आएगा एम्बिशन क्लासेस का, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उसमें जो है बहुत सारा कंटेंट आपके लिए हमने बना रखा है। उम्मीद है आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, यूट्यूब पे जो है, फेसबुक पर जब आते हैं तो आप उसे भी लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए ताकि जो वीडियो बनाए तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन चला जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा कि अभी आपको देते हुए जाते हैं, आप इसे जो है बनाइएगा। तो अब जो है यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस इसमें जा रहा है, ये 10 मीटर, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक। अगला क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक, 5 मीटर, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये OA OB और एक क्वेश्चंस सब में क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे दो टर्म आ गई, दो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे चले OA और B। तो यहाँ पर जो है आपका 10 मीटर है और ये 5 मीटर। तो आपको फाइंड करना है कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स दे दिया गया A और B एक ही साथ, तब क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट वेक्टर निकालेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, इसका भी एक्स और वाई पे निकालेंगे। जो टोटल एक्स पर आएगा कंपोनेंट वेक्टर उसको ऐड करेंगे, जो टोटल वाई एक्सिस पे कंपोनेंट वेक्टर आएगा उसे ऐड करेंगे। और आपको पता है कि एक्स और वाई जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम उसका रिजल्ट उसी परपेंडिकुलर्स जो बताए थे आपका इक्वेशन √ax² प्लस ay² उसे सॉल्व करेंगे, उसका डायरेक्शन जो है tan अल्फा से फाइंड आउट करेंगे और आप हमारे पास इसका आंसर भेजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो आप बताएंगे, हम इसको इसी तरह बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस आज आपके लिए है, आप इसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चंस ये है कि फाइंड द कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।